हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में EHI-06 जिसमें हम पढ़ते हैं चीन और जापान का इतिहास। टाइम पीरियड है 1840 से 1949 के बीच का टाइम पीरियड पढ़ते हैं। देखिए, चीन और जापान के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं EHI-06 में। आइए कुछ प्रश्नों पे चर्चा करते हैं EHI-06 का, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है ये सवाल। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि पहला क्वेश्चन है, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको 500 शब्दों में इसको लिखना होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, उन परिस्थितियों को स्पष्ट कीजिए जिनके कारण अफीम युद्ध हुए। तो अफीम युद्ध क्यों हुए, उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना है इस प्रश्न में। और चीन पर अफीम युद्धों के प्रभाव की चर्चा कीजिए। चीन पर जो अफीम युद्ध हुआ था ब्रिटेन के साथ, तो इन पे चीन पर क्या प्रभाव पड़ा उन पे भी चर्चा करना है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाता है और काफ़ी बार पूछा गया है। यदि आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही है कि यदि आप इन क्वेश्चनों की यदि नहीं पढ़े हैं तो आप यह वीडियो देख के इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छा खासा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका विस्तार से विश्लेषण। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था 1839 से 1849 के बीच में हुआ था। अफीम युद्ध चीन की दीर्घकालीन संस्कृति और राजनीतिक सर्वोच्चता का चिन्ह था। इस युद्ध के परिणामस्वरूप चीन पर अंग्रेजों का निर्विवाद स्वामित्व स्थापित हो गया। कि इस प्रथम अफीम युद्ध के बाद चीन पे जो है अंग्रेजों का स्वामित्व ज़्यादा अधिकार हो गया था। देखिए, इन अफीम युद्धों से अंग्रेजों को लाभ हुआ और चीनियों को भारी हानि पहुंची। प्रथम अफीम युद्ध की परिस्थितियों का नियम अनुसार उल्लेख किया जा सकता है। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम बताएंगे। पहला है कि अफीम का प्रवेश, मतलब अफीम युद्ध जो हुआ था वह अफीमों को लेकर हुआ था। ब्रिटेन लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग वह भारत में अफीम उगाते थे और चीन में ले जाके बेचते थे। तो देखिए, चीन का लोग जो है ज़्यादातर वस्तुओं का निर्यात करते थे, आयात कम ही वस्तुओं का करते थे। देखिए, जब अफीम का यहाँ भारत में अधिक उत्पादन हुआ तो अंग्रेज़ों को बाज़ार चाहिए बेचने के लिए, तो चीन बाज़ार खोजे तो चीन में जाके बेचते थे, वहाँ से धन लेके आते थे। तो चीनियों को लगा कि हमारा धन तो बाहर जा रहा है, तो इसे रोकने के लिए ही अफीम युद्ध किया गया था। मगर अब प्रथम अफीम युद्ध में चीन की हार हुई और अफीम का एकाधिकार चीन के बाज़ार पे अंग्रेज़ों का हो गया। तो क्या क्या परिस्थितियां बदली चीन में, उन पे चर्चा करते हैं। आइए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, प्रथम अफीम के युद्ध के बाद चीनियों को चीन में क्या क्या हुआ। देखिए, अफीम का प्रवेश, व्यापार के इस एक पक्षीय संतुलन ने अंग्रेजों को चिंतित कर दिया। वे चीन में भी कुछ व्यापार करना चाहते थे। दीर्घ समय तक विचार विमर्श के बाद अंग्रेजों ने चीन के साथ अफीम का व्यापार करने का निर्णय लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में भारत में अफीम भारी मात्रा में उत्पन्न की जाती थी। इस अफीम को सरलतापूर्वक चीन में आयात किया जा सकता था, मतलब चीन इसे खरीद सकता था। दूसरा है अफीम व्यापार और चीन। चीनियों ने सदैव इंग्लैंड सहित सभी देशों के साथ अनुकूल व्यापारिक संतुलन बनाए रखा। इसका मुख्य कारण यह था कि यूरोपीय देशों में चीनी रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तनों की बहुत मांग थी। चीन की जो रेशम थी, चाय थी और चीनी मिट्टियों की जो थी यूरोपीय देशों में काफ़ी मांग थी। इस
प्रकार चीनियों के पास निर्यात के लिए बहुत कुछ था और आयात के लिए कुछ भी नहीं। यूरोपीय व्यापारियों जो वस्तुएं खरीदते थे उसके मूल्य के रूप में उनसे सोना चांदी की मांग की जाती थी। तीसरा है अफीम व्यापार का संबंध। अफीम व्यापार के कारण यूरोपीय देश और चीनी सरकार दोनों इससे संबंधित हो गए। चूंकि अफीम के व्यापार पर अंग्रेज व्यापारियों का एक अधिकार था, दूसरे व्यापारी इससे असंतुष्ट हो गए। उन्होंने यह अनुभव किया कि चूंकि चीनवासियों की समस्त क्रय शक्ति अफीम को खरीदने में ही खर्च हो जाती थी, अतः उसके पास अन्य वस्तुओं को खरीदने के लिए कुछ भी नहीं बचा सकता था। मतलब कि चीन के व्यापारी जब अफीम युद्ध हुआ था, अफीम युद्ध के बाद चीन पर अंग्रेजों का एक अधिकार हो गया, तो चीन लोग ज़्यादातर अफीम को ही खरीदने का दिनचर्या का एक सामान बना लिया था। तो अफीम खरीदने में ही सारा धन चले जाता था, ताकि बाकी वस्तु खरीदने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। देखिए चौथा पॉइंट क्या हुआ। चौथा पॉइंट है अफीम का अवैध व्यापार। जब चीन की सरकार ने अफीम के व्यापार को बंद किया तो व्यापारियों ने गुप्त रूप से अफीम चीन पहुंचानी शुरू कर दी। चीनी जनता ने इसे अवैध रूप से खरीदना प्रारंभ कर दिया। स्थानीय पदाधिकारियों के माध्यम से चीन में अफीम का आयात होता रहा। अफीम पर सीमा शुल्क के रूप में प्रशासन को होने वाली आय भी समाप्त हो गई। तो चीन में जब अफीम पे प्रतिबंध लग गया तो यह हो गया ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक के तरह पहुंचता था, वहाँ की जनता खरीदता था, जो बेचता था उनको तो पैसा आता ही था, मगर जो राज कर रहे थे चीन पे उनको राजस्व के रूप में या सीमा शुल्क के रूप में धन आना बंद हो गया। देखिए दूसरा, द्वितीय अफीम युद्ध के प्रमुख कारण। द्वितीय अफीम युद्ध के प्रमुख कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला है, दो अफीम युद्ध हुआ था और दूसरा अफीम युद्ध के बाद क्या हुआ था वो देखिए। नवीन व्यापारिक व्यवस्था। देखिए 1842 में विदेशियों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए उन्मुक्त बंदरगाहों पर एक महत्वपूर्ण अधिकारी नियुक्त किया गया। उसे ताओ ताई कहते थे। जो विदेशी व्यापारी जो अफीम बेचने के लिए जो आते थे उनके लिए वहाँ का जो राजस्व अधिकारी था, राजा था, वह मतलब बंदरगाह पे एक नया अधिकारी को नियुक्त किया गया देख रेख करने के लिए, जिसे ताऊ ताई कहते हैं। उसका अधिकार क्षेत्र तो दो अथवा अधिक विदेशी व्यापारिक, आइए आगे देखते हैं। देखिए संस्थाओं पर था। वह मंचू सरकार तथा विदेशी शक्तियों के मध्यस्थता था। उनका या उसका मुख्य कार्य ताऊ ताई तथा विदेशियों के मध्य हुई वार्ता की सूचना सम्राट को देना था। इसके अधीन कतिपय कनिष्ठ पदाधिकारी थे। देखिए होता क्या था कि ताऊ ताई का जो बंदरगाहों पे नियुक्त किया गया था राजा के द्वारा, उस टाइम जो था चीन में मंचू सरकार थी। मंचू सरकार ने ताऊ ताई अधिकारी को नियुक्त किया, वो ताऊ ताई का काम था कि जो बंदरगाह पे जो चीज़ हो रहा है उनको सरकार को सूचना देना था। ठीक, ये दूसरा कारण देखते हैं, नगर में प्रवेश पर रोक। देखिए केंटन नगर में चीन में आतुंग विदेशी उन्मुक्त व्यवहार करते थे। स्थानीय जनता के विरोध करने पर वे शस्त्रों का प्रयोग करते थे। प्रायः उपद्रव एवं सशस्त्र संघर्ष होते रहते थे। चीनी पदाधिकारी परेशान थे। ऐसी ही एक घटना के उपरांत चीनी अधिकारियों ने पश्चिमी देशों के व्यापारियों के नगर में प्रवेश पर रोक लगा दी। देखिए जब अफीम युद्ध समाप्त हुआ तो वहाँ पे जब अंग्रेजों का व्यापार करने आए तो वो अपना एक कोठी बना लिए थे। कोठी बनाने के वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज रहते थे। अंग्रेज जो है जो स्थानीय लोग थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। कभी कभी वह शस्त्रों का भी प्रयोग कर देते थे वहाँ के स्थानीय चीनी के लोगों पे। देखिए तीसरा है पश्चिमी व्यापारियों में असंतोष। पश्चिमी व्यापारियों की चीनी सरकारी रवैये के प्रति शिकायत निश्चित थी। विभिन्न गैर सरकारी अड़चनें उनकी समृद्धि के मार्ग में बाधा डालती थी। वे चीनी अधिकारियों और कानूनों की अवहेलना करने लगे।
देखिए, अफीम युद्ध के प्रमुख परिणाम निम्न प्रकार से है। अफीम युद्ध जब समाप्त हुआ तो चीन में क्या प्रमुख परिणाम पड़ा वो देखिए। पहला है चीन का अपमान। इस युद्ध के कारण चीन की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। चीन का जो है जब अफीम युद्ध हुआ तो दोनों अफीम युद्ध में चीन हार चुका था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। दूसरा है चीन की पराजय। फ्रांस और ब्रिटेन के छोटे से नौसैनिक बड़े ने शक्तिशाली विशाल धन जन वाले चीन को पराजित कर दिया। देखिए पहले क्या था, चीन को लेके एक भ्रम था अंग्रेज और ब्रिटेन के लोगों को या फ्रांस के लोगों को। चीन एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, उनको हरा पाना कठिन है। तो छोटा सा टुकड़ी जब चीन को हरा दिया तो हुआ क्या कि यहाँ शक्तिशाली विशाल धन जन को चीन को पराजित कर दिया। तो वह एक मतलब जो भावना था वो समाप्त हो गया। तीसरा है अनियंत्रित आर्थिक नीति। अपनी आर्थिक नीति पर से चीन का नियंत्रण समाप्त हो गया। तो जब अंग्रेज जीता तो वहाँ पे ज़्यादातर अंग्रेजों का ही अधिकार होने लगा। चौथा है अस्त व्यस्त जनजीवन, आंतरिक विद्रोह, अशांति आदि से पुनः चीन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ठीक है, तो अफीम युद्ध के बाद ये जो है चीन का जो आम जनता या आम जनजीवन था वह अस्त व्यस्त हो गया। एक पांचवा देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए विदेशी निरीक्षण सीमा शुल्क संबंधी विदेशी निरीक्षणालय की स्थापना से तट कर जैसी नीति पर उसका कोई अधिकार न रहा। यह उसकी सार्वभौम सत्ता पर खुला प्रहार था। छठा है आयात निर्यात। उसके आयात एवं निर्यातों पर विदेशियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। जो आयात चीन में जब कोई सामान निर्यात किया जाता था उसमें भी विदेशी लोग टैक्स लगाते थे, जब आयात होता था उसमें भी टैक्स लगाते थे। जिस हुआ क्या कि चीन के आयात और निर्यात पर विदेशियों का नियंत्रण होने लगा। सातवां है कर। सीमा शुल्क के रूप में माल की कीमत पर 5% कर विदेशियों द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे परिवर्तित करने का अधिकार विदेशी शक्तियों को था। आठवां है गौरव को क्षति। यह स्थिति राष्ट्रीय गौरव एवं स्वतंत्रता की दृष्टि से अपमानजनक थी। साथ ही इस व्यवस्था से पश्चिमी उद्योगपतियों को चीनी उद्योगपतियों की प्रतिद्वंदिता में लाभ हुआ। नौवां है पश्चिमी विशेषाधिकार। पश्चिमी व्यापारियों का माल चीनी के किसी भी आंतरिक भाग में बिना किसी रोक टोक और अन्य प्रकार का कर दिए जा सकता था। इसके विपरीत विदेशी उद्योगपतियों को माल पर विभिन्न प्रकार की चुंगी तथा कर देने पड़ते थे। 10वां है उद्योग धंधों को क्षति। अतः चीन में निर्मित माल की अपेक्षा विदेशी माल बाजार में सस्ते दामों पर बिकने लगा, क्योंकि जो स्थानीय सामान था उस पर ज़्यादा टैक्स लगाता था, जो विदेश से आयात होता था उस पर कम टैक्स लगता था, जिसके कारण विदेशी सामान सस्ते हो गए थे तथा चीन में उद्योग धंधों के विकास में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होने लगी। तो देख लीजिए अफीम युद्ध के प्रभाव और या उनकी परिस्थितियों का क्या कारण प्रभाव पड़ा चीन पे। देखिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है, चीन में राष्ट्रवाद के उदय की चर्चा कीजिए। चीन में जो है राष्ट्रवाद किस तरह से उदय हुआ उन पे चर्चा करना है, और 1911 की क्रांति के बाद यह कैसे फैला। तो 1911 की क्रांति हुआ, उसके बाद यह कैसे चीन में फैला। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 20 नंबर का काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं। देखिए राष्ट्रवाद का विचार था राष्ट्रत्व की अवधारणा में चीनी जनता की चिंतन प्रक्रिया में अपना स्थान यूरोप की अपेक्षा कहीं बाद में बनाया। चीन में राष्ट्रवाद के 3 विभिन्न लेकिन परस्पर संबंधित तत्व रहे हैं। तो आइए देखते हैं 3 क्या क्या है। देखिए पहला है, पहले राष्ट्रवाद का अर्थ होता था साम्राज्यवाद का विरोध और उससे संघर्ष करना।
दूसरा है दूसरे राष्ट्रवाद एक ऐसे मजबूत, आधुनिक और केंद्र केंद्रित राष्ट्र राज्य की मांग करता था जो न केवल साम्राज्यवाद को पीछे धकेल दे बल्कि देश के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में उसकी नई आकांक्षाओं को आगे भी बढ़ाए। तीसरा है तीसरे राष्ट्रवाद का अर्थ होता था मंचू, मतलब चिंग वंश को उखाड़ फेंकना। उस टाइम जो चीन में मंचू सरकार थी, इसको भी उखाड़ फेंकना ही राष्ट्रवाद कहलाता था चीन में। आइए आगे देखते हैं। देखिए, साम्राज्यवाद का प्रतिरोध 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में प्रभुसत्ता के अधिकारियों की बहाली प्रत्येक प्रबुद्ध चीनी का आदर्श वाक्य बन गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रीय प्रभुसत्ता और प्रभुसत्ता के अधिकार जैसी पश्चिमी सरकारी दस्तावेजों में आ गए थे। कुछ ही वर्षों में वे चीनी शब्द भंडार के अभिन्न अंग बन गए। अफीम युद्ध के समय से चीन पर बाहरी आक्रमण होते रहे। देखिए, राष्ट्रवाद और राष्ट्र निर्माण। राष्ट्रवाद केवल साम्राज्यवाद का विरोध ही नहीं था, बल्कि इसमें प्रांतवाद और क्षेत्रवाद पर विजय भी निहित था। पतनशील मंचू सरकार ने जो सुधार के प्रयास किए, उनके एक अंग के रूप में चीन में सुकियांग को छोड़कर, और सुकियांग एक जगह है, ठीक है, छोड़कर और सभी जगहों पर प्रांतीय सभाएं कायम की गई। देखिए, नेक्स्ट है मंचू विरोधी भावनाएं। 1664 से चीन पर राज करने वाले चिंग वंश प्रजाति या नस्ल की दृष्टि से उन हान चीनियों से भिन्न था जो देश की आबादी का मात्र जो है 4% थे। तो मंचू सरकार जो थी, चीन की जितना जनसंख्या था वो उस जनसंख्या का मात्र 4% वह जनसंख्या थी जो चीन पे राज कर रही थी। देखिए, चिंग वंश के लोग मंचूरिया प्रांत की मंचू प्रजाति के थे, जो कि संख्या की दृष्टि से नगण्य थे। वंश कमजोर होने लगा तो वंश विरोधी भावनाएं जातीय अर्थों में अभिव्यक्त की जाने लगी। जबकि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ने चीन को अपनी जद में लिया तो इसका एक तत्व था विदेशी मंचू राज्य के प्रति चीनी जातीय विरोध, क्योंकि वह घरेलू नीतियों में तो प्रतिक्रियावादी था और विदेशी मामलों में कायरतापूर्ण। अनेक हान चीनियों को विश्वास था कि देश पर क्योंकि एक गैर हान वंश राज कर रहा था, इसलिए उसमें हान लोगों की इच्छा और जुनून नहीं था, इसलिए वह इतनी दयनीयता के साथ आधिपत्य स्वीकार कर लेता था। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, 20 नंबर का है तो थोड़ा सा बड़ा होगा ही। यदि एक बार में आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो 2 बार इसको देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, सन 1911 में चिंग वंश के पतन के साथ ही चीनी राष्ट्रवाद का मंचू विरोधी तत्व स्पष्ट तौर पर निरर्थक हो गया, लेकिन उसके 2 और तत्व साम्राज्यवाद विरोध और राष्ट्र निर्माण की इच्छा और भी प्रमुख हो गए। उत्तर चिंग काल के प्रारंभिक वर्षों में चीन में 2 प्रमुख राजनीतिक शक्तियां थीं। पहला क्या था? एक तो ये थे कि सैन्यवादी युआन शिकाई राजनीतिक में सक्रिय सेना का प्रमुख व्यक्ति था, और दूसरे यह गुप्त संघ था जो बाद में राजनीतिक दल कुओमिंतांग बन गया। देखिए आगे, इन 2 संगठित राजनीतिक गुटों के अतिरिक्त कुछ क्रांतिकारी संगठन भी थे जिनका राष्ट्र की राजनीति में कोई प्रभाव नहीं था, और अनेक आधुनिक बुद्धिजीवी थे। वे पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित होते हुए भी घोर राष्ट्रवादी थे। राष्ट्रवाद की इस लहर को सत्ता में बैठे लोग अनदेखा नहीं कर सके। विरोध विशेष तौर पर 1916 से अर्थात युआन शिकाई की मृत्यु के बाद के दौर में यही स्थिति रही।
1917 आते आते देखिए 1916 के बाद जो चीन में ज़्यादा अर्थव्यवस्था में या राजनीतिक में खलबली होने लगी, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। देखिए 1917 आते आते चीन विश्व युद्ध में कूद चुका था और उसे यह आशाजनक संकेत मिल चुके थे कि यदि युद्ध में उसके पक्ष की विजय हुई तो उसे बड़े राष्ट्रीय लाभ दिए जाएंगे। जर्मनी का जो मंत्री था रिंस के साथ शुरुआती दौर की सौदेबाजी में न केवल ऋणों के बारे में बल्कि बक्सर विद्रोह से संबंधित हर्जानों के बारे में भी विचार विमर्श हुआ। जापान के साथ भी बातचीत का स्वरूप इस प्रकार का, आइए आगे देखते हैं। देखिए रखा गया कि लाभ चीन को ही मिले। इसमें मंचूरिया और बाहरी मंगोलिया में चीन की अपनी स्थिति को फिर से दावे के साथ रखने की इच्छा शक्ति भी शामिल थी। दूसरा लक्ष्य शायद यह था कि युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ जापान की ओर से आने वाले दबावों को ढील दी जाए। चीन की स्पष्ट इच्छा यह भी थी कि राष्ट्रों के समुदाय में उसे बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो 2 क्वेश्चन देख लिए। आने वाला वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। उन कारकों का विश्लेषण कीजिए जिन्होंने जापान में तोकुगावा शासन के पतन में योगदान दिया। एक और प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में 20 नंबर का ही पूछ लिया जाता है। तो ये 2 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो 2 क्वेश्चन बताए, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। एक तरह यदि आप पढ़ें तो आपका रिवीजन हो गया, नहीं पढ़ें तो आपको एक वर्ड मिल गया जिसको आप बना के खुद से भी बना के लिख सकते हैं। क्योंकि कम टाइम में 2-20 क्वेश्चन देख लेना बड़ी बात नहीं है। और देखने के बाद आपको वर्ड मिलेगा किस तरह से लिखना, सिस्टमेटिक ढंग से आप इसे बना के लिख सकते हैं। यदि एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, आपको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा, एग्जाम में खुद से भी बना के लिख सकते हैं। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।